नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो हमारा पहला सेशन था, पार्ट 1 था, वो बीच में ही स्थगित हो गया। तो उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा माँगता हूँ। ये पार्ट 2 है। ये जो अफ्रीका का मैप का जो सेशन है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 को देखकर ही पार्ट 2 आप लोग देखिएगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने पहले बताया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन-कौन से देश आते हैं। ये आपका दूसरा पार्ट है जिसमें हम इसके आगे बात करेंगे। तो आगे आपका आता है भूमध्य सागर से लगे हुए देश, सटे हुए देश। तो मैंने इसको बताया था इसका ट्रिक क्या है, मेटल। मेटल से आप इसको याद कर लेंगे। पहला मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इन देशों की विशेषताओं के बारे में बात हो रही थी, तभी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो लाइव सेशन पॉज़ हो गया था। तो चलिए इसको रिज़्यूम करते हैं। तो मैं इजिप्ट की बात कर रहा था। इजिप्ट तो आप लोग जानते ही हैं, जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है और यह पिरामिडों का देश है। मिस्र का पिरामिड, गीज़ा का पिरामिड, ये सब नाम सुने होंगे, ठीक है ना? तो इसके आगे मैं बात कर रहा था ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया जिसकी राजधानी ट्यूनिस है। यहाँ से ही जो है अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। तो ये अरब स्प्रिंग क्या है? चलते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये है आपका जो है ट्यूनीशिया देश, जिसकी राजधानी ट्यूनिस है, यहाँ पर है। तो यहीं से ही अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। तो अरब स्प्रिंग क्या है? तो दोस्तों, जब कई सारी यूरोपीय ताकतें जब जो है अफ्रीका पर अपना साम्राज्य लहरा चुकी थी, अपना परचम फहरा चुकी थी, जब ये आज़ादी के लिए संघर्ष किया, कई सारे स्वतंत्रता सेनानी संग्राम ये सब हुए, तो उन सब के बीच ये देश आज़ाद हो गए। तो जब यूरोपीय साम्राज्यों ताकतों के हाथों से इनको जंजीरों से आज़ाद हुए, तब एक ऐसा वक्त भी आया जहाँ पर तानाशाही सरकार बैठ गई जनता को लूटने अत्याचार करने के लिए। पहले अंग्रेज़ क्या कम थे, अब तानाशाही सरकार आ गई। उपनिवेशी समय में क्या हो रहा था कि उपनिवेश समय में जो है मजदूरों से ज़बरदस्ती जबरन काम करवाया जा रहा था, ठीक ना? यहाँ के संसाधन को लूट कर जो है अपने देश ले जा रहा था। तो ये सब हो रहा था उपनिवेश समय में, औपनिवेशिक काल में। तो अब औपनिवेशिक काल से जब मुक्ति मिली, तब क्या हुआ कि यहाँ पर कई सारी तानाशाही सरकारें आ गई। जब तानाशाही सरकारें आ गई, जनता को लूटने लगी, अत्याचार करने लगी, तब जो है जनता में आक्रोश भरा। वो पहले ही राष्ट्रवादी भावनाओं से ओत-प्रोत होकर जाग चुके थे। अब बारी थी तो केवल आज़ादी की और जागरूकता की। तो ट्यूनीशिया से ही जो है सबसे पहले इसका आरंभ होता है। वहाँ पर कुछ ऐसे तत्कालीन घटनाएँ घटित हुई, जिसकी वजह से जो है इस आंदोलन को जो है चिंगारी तो अभी लगी हुई थी, बाकी माहौल पहले से बना हुआ था। पहले से ही आग धधक रहा था, चिंगारी अभी मिली तो भड़क गया। तो सब जनता आक्रोशित होकर जो है जनता सरकार के खिलाफ एकजुट हो गई और सरकार को उखाड़ फेंक दिया, ठीक। तो कई सारे जो है अरब देशों में ऐसी घटनाएं हुई जिसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपकी ट्यूनीशिया से हुई। अल्जीरिया का क्या खास है इसमें? अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल के मामले में। ये देख रहे हैं आप, ये अल्जीरिया जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी कंट्री है और दुनिया में 10वीं सबसे बड़ी देश है, 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अल्जीयर्स है। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। आपका लीबिया है। लीबिया के बारे में क्या विशेषता है? इसका 90% जो भूभाग एरिया है वो बिल्कुल डिजर्ट है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और दोस्तों एक बात और लीबिया के बारे में, यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जो दुनिया का सबसे हॉट स्थान के नाम से जाना जाता है, लीबिया। लीबिया में एक ऐसा स्थान है अल अजीजिया, उसे अल अजीजिया बोला जाता है, जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 57 डिग्री या कुछ इसके आसपास दर्ज की गई है। तो ये बहुत ही गर्म स्थान है यहाँ का। तो चलते हैं अफ्रीका के और पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। और अगला पार्ट है आपका विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी लेक है। इस लेक के आसपास 3 देश हैं जो जुड़े हुए हैं इस लेक से, तंजानिया, युगांडा, केन्या। इसको टुक से याद करेंगे। तो विक्टोरिया लेक से कौन कौन से देश हैं आप लोग जान गए हैं। इधर आपका तंजानिया है, इधर आपका केन्या है और पश्चिम में आपका उगांडा है, ठीक। तो ये चीज़ है। अफ्रीका का अगले पार्ट में जो है देखते हैं। तो पॉलिटिकल मैप के अगले पार्ट में अफ्रीका के सहारा डेजर्ट। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो आप सभी लोग जानते होंगे। इसका नाम भले ही जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका नाम तो सुना ही होगा, सहारा। यह लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, क्लीन मैट्स, इसके नाम से जो है याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सहारा में कौन कौन से देश आते हैं आपका। तो ये आपका देश आ गया वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा के ऊपर है आपका मोरक्को, फिर है मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, इजिप्ट, सूडान। इन सभी देशों में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। सहारा जो रेगिस्तान है आपका इन देशों में फैला हुआ है। जो अब अगला पार्ट आता है वो आता है इक्वेटर। तो इक्वेटर से कौन कौन से जो है देश लगे हुए हैं, या कि किन किन देशों से इक्वेटर गुजरती है। तो अफ्रीका के जो आपका कितने देश हैं, तो चलिए गिन लेते हैं। ये है आपका इक्वेटर, जो है गिनी की खाड़ी से होकर, ये जो है पहले अफ्रीका के
पश्चिमी तट से होते हुए पूर्वी तट की ओर जाती है। तो पहला आता है आपका कंट्री गेबोन आता है, इसके बाद आता है रिपब्लिक ऑफ कांगो, एक आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो दो हैं, एक रिपब्लिक ऑफ, एक डेमोक्रेटिक ऑफ। इसके बाद आपका आता है युगांडा, केन्या, इसके बाद सोमालिया। तो इन देशों से होकर आपका इक्वेटर गुजरता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। उस ट्रिक का क्या नाम है? सो के यू कांगो गया, सो के यू कांगो गया। इसके माध्यम से जो है इक्वेटर जिन जिन देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका में, उन सब देशों का आप लोग नाम याद कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले पार्ट में। अफ्रीका का जो अगला सेक्शन है कांगो नदी बेसिन। कांगो नदी बेसिन से कौन कौन देश जुड़े हुए हैं, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है कांगो की कार में जेबरा अंगोला गया, कांगो कार में जेबरा अंगोला गया, ये आपकी ट्रिक है। ठीक, तो चलते हैं देख लेते हैं इनमें कौन कौन से आपके कंट्री आते हैं। कांगो आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आता है, इसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आता है, जाम्बिया आता है, इसके बाद अंगोला आता है। ये सब कहाँ है? तो ये आपका देख रहे हैं, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये सब कहाँ अवस्थित है। तो ये देखिए कांगो नदी बेसिन में सबसे दक्षिणी भूभाग आपका जाम्बिया है, जिसकी राजधानी लुसाका, उसके बाद अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रीजन है, ये CR एक कंट्री है, इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ठीक, तो ये सब कंट्री हैं जो कांगो नदी बेसिन में आते हैं। इसके बाद और आपका जो है अफ्रीका का अगला जो सेक्शन है और द ग्रेट रिफ्ट वैली है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है? तो दोस्तों ग्रेट रिफ्ट वैली है, इसे बोला जाता है महान भ्रंश घाटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। तो ये रिफ्ट वैली क्या होती है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको नहीं बताया होगा, बता देता हूँ। तो पृथ्वी के अंदर एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं भूगर्भिक बल। तो अंतर्जनित भूगर्भिक बल के कारण जो प्लेटें जो है हलचल मचाती हैं आपके सतह पर, उसे बोला जाता है टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक सिद्धांत बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कई प्लेटें टकराती हैं, कई दूर जाती हैं। तो यहाँ पर दूर जा रही हैं, जो प्लेटें हैं वो दूर जा रही हैं। अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, ये आपस में दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर तनाव मूलक बल के कारण प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, उनके बीच में एक गहरी घाटी बन गई है। जब गहरी घाटी बन गई है तो धीरे धीरे समय के साथ में यहाँ पर जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे प्लेटें, तो क्या होगा, यहाँ पर एक महासागर का निर्माण होगा। वो कौन कौन सी प्लेटें हैं? एक आपका न्यूबियन प्लेट है, एक आपका सोमालिया प्लेट है। ये दो प्लेटें अलग अलग हो रही हैं। तो जो है इसको याद करने का कौन सा ट्रिक है आपका? मेक टुम्ब। मेक टुम्ब से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये रिफ्ट वैली से जुड़ी हुई कंट्री है। ये देख लीजिए आपका रिफ्ट वैली से, ये देखिए रिफ्ट वैली से ही इतने बड़े सारे जो है लेक का निर्माण हुआ है। ठीक ना। इथोपिया में लेक ताना जो है, वहाँ से जो है आपकी कौन नदी निकलती है? नील नदी की, सॉरी दोस्तों, वहाँ पर एक नील नदी की सहायक नदी निकलती है। ये लेक तुर्काना है, लेक विक्टोरिया, लेक तंजानाइका, लेक मलावी। इन्हीं रिफ्ट वैली में जो है ये सभी लेक का निर्माण हुआ है। इन सबसे जुड़े हुए देश हैं मोजाम्बिक है, मलावी है, तंजानिया तंजानिया है, केन्या, इथोपिया। तो ये सब रिफ्ट वैली से रिलेटेड कंट्री हैं आपके। अगले पेपर अगले सेशन में आ जाते हैं आपका सुएज कैनाल। तो जानते हैं दोस्तों सुएज कैनाल क्या है? सुएज कैनाल के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा शॉर्टकट है, यह एक ऐसा रास्ता है जो मान लीजिए कि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है ये। तो ये घटना क्या है कि जब यूरोपीय ताकतें जो है भारत के साथ साथ कई पूर्वी एशियाई देश हैं, ठीक ना, मान लीजिए कि एशियाई देश, ठीक ना, अधिकतर जो है भारत से ये लोग ट्रेड करते थे। चाइना, उधर दक्षिण पूर्वी एशिया, इन सबसे ट्रेड करते थे। तो उनको जो है अफ्रीका को घूम कर आना पड़ता था, पूरा चक्कर लगा कर आना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है उनकी दूरी काफ़ी बढ़ जाती थी। तो खर्चा भी बहुत आता था, बहुत सालों लग जाते थे पहुँचने में। तो इस वजह से जो है उन्होंने एक युक्ति सुझाई, स्वेज नहर बनाया। स्वेज नहर बनाया तो स्वेज नहर बनाते समय जो है कई सारा बाधाएं आई, चुनौतियां आई, लेकिन उनको टैकल करते हुए स्वेज नहर आखिरकार बना ही लिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 7,000 किलोमीटर का रास्ता आपका छोटा हो गया। पहले क्या होता था, 7,000 किलोमीटर जो है और अधिक चलना पड़ता था, लेकिन जो है इस नहर के चलते जो है 7,000 किलोमीटर को तय नहीं करना पड़ेगा अब। तो ये आपका सुएज कैनाल है। तो सुएज कैनाल से जो है आपका यहाँ आपका देख रहे होंगे कि ये आपका जो है सिनाई प्रायद्वीप है या अफ्रीका है, तो यहाँ आपका सुएज कैनाल है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो अब चलते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में डिस्कशन हो गया है। इसके पॉलिटिकल मैप का सेशन अब खत्म होता है। इसके बाद अब आपका आएगा फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं अफ्रीका की, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए 5 मिनट और 10 मिनट और दे देते हैं इसको, फिजिकल जो फीचर्स हैं अफ्रीका की वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके फिजिकल फीचर्स में आपका पहला फीचर्स है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो है अफ्रीका जो है कई सारी प्राकृतिक संसाधनों के लिए, खनिज संसाधनों के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। ठीक ना। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की इतनी प्रचुरता है जहाँ पर दुनिया के कई अन्य देशों में नहीं है। ठीक ना। और दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो है ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये तो अंधकार है, यहाँ पर कुछ ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि अंधकार का जो कारण है मरुस्थल और पर्वत, वही इसके पहले
टॉपिक पर आ जाएंगे कि जो है इससे रिलेटेड कौन कौन से फीचर्स हैं आपके। तो आपका आ गया, पहला फीचर्स आ गया है मरुस्थल और पर्वत से रिलेटेड सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट मैंने जैसा कि पहले बताया कि सहारा डेजर्ट जो है 11 देशों में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है ये, ठीक दोस्तों। और धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए जो है आपका यूनेस्को भी, सॉरी दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो ना, वो भी बहुत प्रयास कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि जो है प्रयास उसका सार्थक होता है कि नहीं। एक जो है नेचुरल बाउंड्री तय कर रहा है। नेचुरल बाउंड्री कहने का मतलब ये है कि वह जो है एक जो है कुछ किलोमीटर की जो है पेड़ों का एक जो है दीवार बना रहा है। पेड़ों का दीवार कहने का मतलब है कि वृक्षारोपण के माध्यम से जो है रेगिस्तान को आगे जाने से रोक दे रहा है। तो ये जो है उसके चारों तरफ सहारा के डेजर्ट के जो है, उत्तर में तो सहारा तो फैल ही गया है सहारा डेजर्ट, उसके दक्षिण में जो है बाउंड्री तैयार हो रही है जिससे कि जो है सहारा डेजर्ट का और विस्तार न हो। तो ये है आपकी सहारा डेजर्ट। इसके बाद आपका आता है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी के बारे में जैसा कि बताया मैंने, नहीं बताया, सॉरी। तो कालाहारी जो है ये जो है दक्षिण में स्थित है कालाहारी डेजर्ट, ठीक ना दोस्तों। यह जो है आपका जो है यहाँ बुशमैन जो ट्राइबल जनजाति है वो पाई जाती है। इसके बाद जो है ये सहारा देश, सॉरी, सहारा जो आपका डेजर्ट है मरुस्थल है वो किन किन देशों से होकर गुजरता है मैंने बता दिया है। कालाहारी डेजर्ट जो है ये आपका दक्षिण में है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ये सब देश जो है कालाहारी डेजर्ट वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद आपका एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन कहाँ है? तो एटलस माउंटेन आपका इधर है, ये देख रहे हैं ना, ये उत्तर पश्चिमी जो आपका अफ्रीका है, यहाँ पर जो है आपका एटलस माउंटेन है। और उत्तर में जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर में जो है आपका सहारा डेजर्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिम्पोपो रिवर का जहाँ उद्गम हो रहा है वहाँ पर जो है आपका कालाहारी मरुस्थल है। और जो है दक्षिण में ही पश्चिमी तट पर जो है पश्चिमी किनारे पर अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर एक नामीबिया मरुस्थल है। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, नामीबिया मरुस्थल। तो यहाँ पर आपका मैंने बता दिया कि यहाँ पर नामीबिया मरुस्थल है। इसके बाद आपका आता है माउंट किलिमंजारो। तो नामीबिया मरुस्थल कहाँ कहाँ है? तो ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट या पश्चिमी किनारे पर एक आपका नामीब कंट्री है, वहाँ पर है। चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल से, एक मिनट, हाँ नामीब, हाँ ये इसका नाम है नामीब डेजर्ट जो है, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना डेजर्ट है ये नामीबिया जो मरुस्थल है। यहाँ पर शूटिंग होती है, कई सारी मूवीज, जो मूवी की शूटिंग होती है तो यहीं से होती है। तो ये सबसे पुराना डेजर्ट है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो है यह जो है मान लीजिए कि टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ पर जो है लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, एडवेंचर्स के तौर पर भी जाते हैं कई लोग। इसके बाद मैंने बताया एटलस माउंटेन जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? एटलस माउंटेन किन किन देशों से होकर गुजरता है? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में अवस्थित है ये देश। ये जो है आपका नवीन मोड़दार वलिक पर्वत है। तो दोस्तों नवीन मोड़दार वलिक पर्वत क्या होता है? तो मैंने बताया कि जो है प्लेट टकराती हैं, तो भारी प्लेट धंस जाती है और हल्की प्लेट उठ जाती है। तो उठने के कारण जो है जिग जैग टाइप का एक वलन तैयार हो जाता है। जैसे ना इस सर्प जो है रेंगता है तो कैसे रेंगता है, जिग जैग रेंगता है ना, वैसे ही एक वलन आपका फोल्ड बन जाता है, माउंटेन बन जाता है, फोल्ड बन जाता है। तो उसी को बोलते हैं नवीन मोड़दार वलिक पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है महाद्वीपी प्लेट जो है ये जो है अफ्रीकन प्लेट से टकराई तो महाद्वीप, सॉरी दोस्तों, महाद्वीपी महासागरी, महासागरीय प्लेट जो है महाद्वीपी प्लेट से टकराई अफ्रीकन महाद्वीप से, तो महासागरीय प्लेट नीचे धंस गई और जो महाद्वीपी प्लेट थी ऊपर आ गई, तो यहाँ पर फोल्ड क्रिएट हो गया, तो उससे एटलस माउंटेन का निर्माण हुआ है। इसके बाद आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है ये जो है इक्वेटर के आसपास स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा, नहीं सॉरी दोस्तों, दुनिया का नहीं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंची चोटी है। तो ये इक्वेटर में या इक्वेटर के आसपास स्थित होने के कारण जो है ये फेमस है। इसकी एक और ख़ास विशेषता है कि ये जो है इक्वेटर के पास होते हुए भी जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इक्वेटर में जो है सर्वाधिक तापमान होता है, वहाँ पर जो है तापमान उच्च और वायुदाब भी उच्च होता है। जब तापमान इतना उच्च रहेगा तो कोई बर्फ़ वर्फ वहाँ पर होगा नहीं, होगा ना। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी चोटी पर हमेशा जो है बर्फ़ जमा रहता है, ये एक खास विशेषता है। इसके बाद आपका आ गया जो है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। तो ये ड्रेकेंसबर्ग कहाँ है? ड्रेकेंसबर्ग जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में जो है ये वहाँ पर है। तो ये आपका ड्रेकेंसबर्ग हो गया। इसके बाद ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में मैंने बता दिया है। चलते हैं और फीचर्स देख लेते हैं। और इसके फिजिकल फीचर्स में आ जाएगा आपका मेन जो मेजर्स रिवर्स हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेजर रिवर कौन कौन सी हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें दो नदियों का मेन चर्चा होता है। ये मुख्य नदियाँ हैं आपकी, एक नील नदी है जिसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बड़ी, एक ब्लू नदी और एक वाइट नील नदी। तो नील नदी दो सहायक नदियों से बना है, एक नीली नदी एक वाइट नदी। तो यह वाइट जो रिवर है ये लेक विक्टोरिया झील से निकलती है और लेक टाना जो यूथोपिया में है उससे ब्लू नदी निकलती है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये तो आप लोग जानते होंगे। इसके बाद
कांगो रिवर। कांगो रिवर दोस्तों ये बात बता दें कि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। अमेजन बेसिन के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। यहाँ पर जैविक विविधता बहुत अधिक मात्रा में है। यहाँ पर कई सारे विषैले जीव जंतुओं के साथ साथ कई प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, मेजर सोर्स है। यहाँ पर कई सारे वनस्पतियाँ, जीव, प्रजाति ये सब पाए जाते हैं। तो यह क्षेत्रफल के मामले में जो है, जैसा कि बताया, अमेजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और एक बात और दोस्तों, यह जो है आपका जो है इक्वेटर को दो भागों में, नहीं, दो भाग में, सॉरी सॉरी दो भाग में, यह जो है इक्वेटर को दो बार काटती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह पहले सीधी गई, इसके बाद मुड़ गई है। तो जो है यह इक्वेटर को दो बार काटती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो इक्वेटर को दो बार काटती है। तो कांगो नदी जो है इक्वेटर को दो बार काटती है। सेम वैसे ही तो सेम वैसे ही एक और नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है, यानी ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। वो कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। तो ये आपकी मेजर नदियाँ हो गई। एक आपकी और नदी है नाइजर, नाइजर रिवर। ये जो नाइजर रिवर नदी है, सॉरी दोस्तों, ये जो नाइजर नदी है, यह अफ्रीका की तेल भंडार के लिए, पेट्रोलियम भंडार के लिए जो है एक प्रमुख सोर्स है, उसके लिए जानी जाती है। तो ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर में बहते हुए भूमध्य सागर से मिल जाती है। ठीक, इसके बाद मैंने जो है ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में आपको तो बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।